तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के टाइम पे चारों डायमेंशन में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, चारों डायमेंशन में इस्लामिक खिलाफा बहुत ज्यादा एक्सपेंड हुई। एंड इट इज द गोल्डन एरा ऑफ इस्लामिक खिलाफा। आपकी पहले जो 6 साल थे, वी मे से दैट के दैट वाज अ गोल्डन टाइम पीरियड। जिस तरह हजरत उमर रजी अल्लाह ताला का टाइम एक गोल्डन टाइम पीरियड, बहुत ज्यादा गोल्डन पीरियड था। वेस्टर्न साइड में जो एक्सपेंशन थी दैट वाज इन मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी, यू नो वेल, यहाँ पे आपके सामने मैप में भी आ रहा है। मेडिटेरियन सी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी खिलाफत के लिए, क्योंकि मेडिटेरियन सी के दूसरी साइड पे जहाँ पे आजकल तुर्की का इलाका है, ये आप देख रहे हैं, ये टर्की का जो इलाका है, दैट वाज अ सेंटर ऑफ द रोमन एम्पायर। यहाँ पे उनका कैपिटल था कंस्टेंटिनोपल। और दूसरी बात ये थी कि रोमन्स के पास बहुत बड़ी नेवल फोर्स थी। दुनिया की सबसे बड़ी नेवल फोर्स उस जमाने में रोमन्स के पास थी। और रोमन्स के जो नेवल बेसेस थे वो मेडिटेरेनियन सी के अंदर थे। इनमें साइप्रस बहुत मशहूर नेवल बेस था, क्रीट बहुत मशहूर नेवल बेस था, सिसिली था, रोडोस था, और माल्टा था। ऑल दीज वर नेवल बेसेस। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के टाइम पे जब इजिप्ट का इलाका कन्कर हुआ था, तब यहाँ के गवर्नर अमर बिन अल आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें अलाउ करें, हम नेवल फोर्स बनाना चाहते हैं। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था कि हमें नेवल फोर्स की फिलहाल जरूरत नहीं है। अगर कोई खतरा होगा मेडिटेरेनियन सी से, रोमन्स की तरफ से अगर कोई थ्रेट होगा, तो तब हम सोचेंगे। अभी मैं अपने मुसलमान सिपाहियों को खाम खा बिला वजह खतरे में नहीं डालना चाहता। लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि इससे हमें मुसलमानों की फॉरेन पॉलिसी भी समझ आती है कि मुसलमानों ने सिर्फ उन इलाकों में वॉरफेयर किया जहां पे उनको थ्रेट था, खतरा था। रोमन एम्पायर से खतरा था, पर्शियन एम्पायर से खतरा था, इसलिए रोमन और पर्शियन फ्रंट्स पे वॉर हुई। अब सिचुएशन ये थी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के टाइम पे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जैसे ही वो खलीफा बने, रोमन्स ने इन तमाम नेवल बेसिस से अपनी नेवी इकट्ठी की, और उनकी जो आर्मी थी मेसोपोटामिया के इलाके से, उन सब ने सी रूट से मूव किया और इजिप्ट पे, अलेक्जेंड्रिया पे उन्होंने अटैक कर दिया। जितनी भी उनकी नेवल फोर्स थी, देवर अराउंड मोर देन 500 to 600 वेसल्स। इन्होंने एक बहुत बड़ी फोर्स के साथ इजिप्ट पे हमला कर दिया इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द कैलिफेट ऑफ हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला ने, एंड दैट वाज 644 सीई। अब इस हमले के बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला को रियलाइज हुआ कि इट इज सो मच इम्पोर्टेंट कि हमारे पास भी नेवल फोर्स होनी चाहिए। फर्दर जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला के पहले साल में इन्होंने अटैक किया था, उस वक्त ये तमाम इलाका भी जो नॉर्थ अफ्रीका का इलाका है, ये तमाम इलाका भी रोमन्स के पास था। सो देयर वाज अ डुअल थ्रेट। यहाँ से भी रोमन अटैक कर सकते थे इजिप्ट पे, और सी साइड से, मेडिटेरेनियन सी से भी अटैक कर सकते थे। तो लास्ट में मैंने मेंशन किया कि जब ये नॉर्थ अफ्रीका कन्कर हो गया, तो ये वाला थ्रेट तो खत्म हो गया कि सी रूट से, नॉर्थ अफ्रीका से अब रोमन्स अटैक नहीं कर सकते थे। लेकिन मेडिटेरियन सी का जो थ्रेट था दैट वाज ओवर देयर। सो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नेवल फोर्स बनाई, और इस नेवी ने कुछ ही टाइम के अंदर मेडिटेरियन सी में तमाम इलाके, जितने भी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स थे, मिलिट्री बेसिस थी, साइप्रस था, क्रीट, रोडोस, सिसिली, ऑल ऑफ देम दे वर कंट्रोल या दे वर कॉन्कर्ड बाय मुस्लिम्स इन अ शॉर्ट टाइम। तो हम ये देखते हैं कि वेस्टर्न साइड पे भी मुसलमानों ने बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर पूरे मेडिटेरेनियन सी के बहुत बड़े इलाके को उन्होंने फतह कर लिया। जितनी भी इंपॉर्टेंट वहां पे नेवल बेसिस थी, वो सब मुसलमानों ने फतह कर ली। अच्छा, अब उसको थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं कि मेडिटेरेनियन सी में किस तरह हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने अपना इन्फ्लुएंस स्टैब्लिश किया। हजरत उमर के टाइम पे यहाँ के जो गवर्नर थे, सीरिया के गवर्नर हजरत माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने हजरत उमर से रिक्वेस्ट की, लेकिन आपने उनकी रिक्वेस्ट को कबूल नहीं किया। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि वो एक नेवी बनाना चाह रहे हैं, और सिप्रस और दूसरे जो आइलैंड्स हैं मेडिटेरेनियन सी में, उनको फतह करना चाह रहे हैं, उन पर कंट्रोल
अपना इन्फ्लुएंस कायम करना चाहते हैं। और उनका ये आर्ग्यू था कि कंस्टेंटिनोपोल जो है उसके खिलाफ अगर हमने फ्यूचर में मिलिट्री कैंपेन लॉन्च करनी है तो हमारे पास नेवल बेसिस होना बहुत जरूरी है। तो उस वक्त तो हजरत उमर ने की बात एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन उस्मान रजी अल्लाह तआला ने जब खलीफा बने और 644 में उनके पहले साल में नेवल अटैक हुआ और रोमन्स ने इजिप्ट मुसलमानों से ले लिया, लेकिन फिर हजरत उस्मान ने एक से साल के अंदर अंदर ही वापस ले लिया। तो तब उन्होंने नेवी बनाई और अब्दुल्ला इब्न साद इब्न अबी सरा इनको कमांड दी गई। इनको ये टास्क दिया गया कि ही विल मेक अराउंड 500 शिप्स। और हजरत माविया बिन अबू सुफियान इनको ये टास्क दिया गया कि दे विल बिल्ड वेसल्स और शिप फॉर नेवी। अब्दुल्ला बिन साद जो थे वो इजिप्ट के गवर्नर थे और हजरत माविया जो थे वो सीरिया के गवर्नर थे। तो सीरिया और इजिप्ट दोनों मेडिटेरेनियन सी के साथ वाक़ थे, बॉर्डर पे दोनों प्रोविंसेस थे। तो इन्हीं दोनों गवर्नर्स को ये जिम्मेदारी दी गई। फर्दर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने कहा कि अगर कुछ शख्स वॉलंटियरली इस जंग में नेवल फोर्स में शामिल होना चाहेगा तो हम उसी को उसी को कहेंगे कि वो नेवल बैटल में शामिल हो। हम किसी को मजबूर नहीं करेंगे, किसी को जबरदस्ती जो है वो नेवल वॉर में, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है, इसमें जान का खतरा हो सकता है। तो नेवल एक्सपीडिशन पे आपने कहा कि जो वॉलेंटियर जाना चाहेगा हम उसे जाने देंगे। तो तमाम मुसलमानों ने, जितने भी मुसलमान सिपाही थे, सब ने जाने का इरादा जाहिर किया और कहा कि हम जिहाद पे जाने से दरेर नहीं करेंगे। हमारी जान जो है वो अगर अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाए तो ये हमारे लिए शहादत होगी, क्योंकि इस्लाम में शहादत का बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। दैट पर्सन गोज डायरेक्टली टू पैराडाइज। और कुरान में फरमाया कि जो शहीद हो जाए उन्हें मुर्दा ना खाओ। तो पहला जो इलाका फतह किया गया दैट वाज साइप्रस। ये 649 में ये फतह हुआ साइप्रस। तो साइप्रस पे मुस्लिम नेवी ने अटैक किया तो वहां के लोगों ने, वहां के जो सोल्जर्स थे, उन्होंने दरखास्त की कि आप हमारे साथ अलायंस कर लें, हमारे साथ ट्रीटी कर लें। तो वहां पे जो गैरिजन्स थी रोमस की, उन सबको मुसलमानों ने कंट्रोल कर लिया और दैट वाज ओवर पावर्ड एंड नाउ इट वाज इन मुस्लिम कंट्रोल। और वहाँ पे जो लोग थे साइप्रस के, उन्होंने एग्री किया कि दे विल पे जिजिया और ट्रिब्यूट टू मुस्लिम 7,000 दिनार्स। सो साइप्रस जो थी ये मुसलमानों की सबसे पहली विक्ट्री थी। इसके बाद मुसलमान आगे बढ़ते चले गए। यहाँ मैप में भी देख रहे हैं, ये सामने आपके ये साइप्रस का इलाका है। तो दैट वाज जस्ट इन फ्रंट ऑफ कंस्टेंटिनोपल। ये रोमन्स के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि उनकी एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री नेवल बेस मुसलमानों ने ले ली थी। तो साइप्रस सबसे पहली विक्ट्री थी मुसलमानों की नेवल फ्रंट पे। इसके बाद फिर मुसलमान आगे बढ़ते गए। क्रीट ये एक और नेवल बेस थी, रोडिस ये एक और नेवल बेस थी। तो ये तमाम इलाके आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों ने फतह कर लिए। 652 में 652 से लेकर 654 के दरमियान सिसिली के खिलाफ मुसलमानों ने कैंपेन लॉन्च की और उसको भी कैप्चर कर लिया। नाउ इन 655, जो कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की डेथ से तकरीबन एक साल पहले की बात है, रोमन एम्परर कॉन्स्टेंट 2, ये हमने लास्ट टाइम बात की थी कि यहाँ का जो एम्परर था उसकी डेथ हो गई थी और उसके बाद जो नया एम्परर बना था उसका नाम कॉन्स्टेंट 2 था। तो कॉन्स्टेंट 2 ने पर्सनली इस अटैक में हिस्सा लिया और एक बहुत मशहूर बैटल है, इसको बैटल ऑफ लेसिया भी कहते हैं, फिनिक्स भी कहते हैं, बैटल ऑफ मास्क भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है और इस बैटल पे क्वेश्चन अभी तक सीआईए में नहीं आया। तो इसलिए पॉसिबल है कि क्वेश्चन सीआईए वाले दे सकते हैं। बैटल ऑफ मास्ट का ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीआईए में कभी नहीं आया, लेकिन आ सकता है। जिस तरह के लास्ट ईयर हमने देखा कि बैटल ऑफ नहावन का क्वेश्चन इससे पहले कभी नहीं आया था, लेकिन लास्ट टाइम मैंने बच्चों को बताया था कि दे शुड प्रिपेयर के आ सकता है ये क्वेश्चन, और फिर लास्ट ईयर ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया था। इससे पहले ये क्वेश्चन कभी नहीं आया था। तो सीआईई जो है वो पिछले 3-4 कोरोना के बाद 2-3 सालों से नए क्वेश्चन ज्यादा देने लगे हैं। तो ये पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा।
मेडिटेरेनियन सी की बैटल्स कह लें आप, या नेवल कैंपेन्स कह लें, या इवन बैटल ऑफ फिनिक्स कह लें, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो इस बैटल में हजरत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तकरीबन 500 शिप प्रिपेयर किए थे। अब्दुल्ला बिन साद बिन नबी सरा ने 500 के करीब शिप्स प्रिपेयर किए थे। और बजंटीनियन की जो नेवल फोर्स थी, दैट वाज अराउंड 500 शिप्स। सो उनके 500 के करीब जो शिप्स थे वो इस बैटल में मुसलमानों ने डिस्ट्रॉय कर दिए। और एम्परर जो था कॉन्स्टेंटू, वो बड़ी मुश्किल से एक एक सिपाही की यूनिफॉर्म पहन के, भेस बदल के बड़ी मुश्किल से भागने में कामयाब हुआ। सो इन दैट वे मुस्लिम्स डिस्ट्रॉयड देयर नेवी। और इसको बैटल ऑफ मास इसलिए कहते हैं कि दोनों फोर्सेस के जो वेसल्स थे, शिप्स थे, वो इतने करीब आ गए थे बैटल में कि उनके जो जो पतवार होते हैं, जो मास्ट कहते हैं, जो हवा के जरिए से जो कश्तियां चलती थी उस जमाने में, वो एक दूसरे से उलझ गए थे, तो इसलिए इसको बैटल ऑफ मास भी कहते हैं। फिनिक्स या लीसिया वहाँ का इलाका है, यहाँ पे ये बैटल हुई। So after this battle, now Muslims they became the masters of the Mediterranean Sea. इससे पहले मुसलमान जितना भी लैंड एरिया था, एशिया के मास्टर्स बन चुके थे, अफ्रीका के मास्टर्स बन चुके थे। नाउ दे वर द मास्टर्स ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। तो आप देखिए कि किस तरह मुसलमान तकरीबन 10-12 साल में इमर्ज हुए दुनिया के मैप पे। पहले अरेबिया में थे सिर्फ, वहां से दुनिया के मैप पे इमर्ज हुए, पर्शियन एम्पायर को, रोमन एम्पायर को, दोनों को डिस्ट्रॉय कर दिया। और पूरे एशिया में मुसलमानों ने पहले अपना इन्फ्लुएंस कायम किया, फिर नॉर्थ अफ्रीका में, एंड नाउ इन मेडिटेरेनियन सी। तो पूरा का पूरा मेडिटेरेनियन सी नाउ इट वाज अंडर मुस्लिम कंट्रोल। और इसके बाद माल्टा, क्रीट, ये भी इंपॉर्टेंट इलाके थे, आइलैंड्स थे, ये भी मुसलमानों ने कैप्चर कर लिए। एंड देन मुस्लिम्स दे लैंडेड ऑन एनाटोलियन शोर्स, ठीक है। और एक और ग्रुप ने मुसलमानों के, they reached to the walls of Constantinople. Constantinople was the capital of the Roman Empire. तो रोमन एम्पायर के कैपिटल के दीवारों तक मुसलमानों की नेवल फोर्सेस पहुंच चुकी थी। एंड कंस्टेंटिनोपल वाज अंडर अटैक फ्रॉम द मुस्लिम्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो आप देखिए कितना ग्लोरियस पास था मुसलमानों का। And all that was just because following the way of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the Quran and the Sunnah of Prophet sallallahu alaihi wasallam. तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, बैटल ऑफ मास या फ्यूनिक्स, इसका अकाउंट आ सकता है, इसको मैं थोड़ा क्लियर से बात कर लेता हूँ। अच्छा, हजरत उस्मान का जो टाइम था 644 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो 644 से हजरत उस्मान का टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था। तो आपके खिलाफत के छठे साल 650 में आपने ससनियन पार्ट कबल हो चुका था। और बजंटीनियन एम्पायर का भी जो एशियन पार्ट था, सीरिया था, जॉर्डन, पैलेस्टाइन, इजिप्ट वगैरह, ये तमाम इलाके मुसलमानों के पास जब आ चुके थे, तब हजरत उस्मान ने हजरत माविया को इस बात की इजाजत दी कि वो साइप्रस पे अटैक लॉन्च करें। माविया सीरिया के गवर्नर थे, ठीक है। तो 644-49 में हजरत माविया को हजरत उस्मान ने इजाजत दी कि वो नेवल फोर्स प्रिपेयर करें। और उसके साथ साथ आपने कहा कि जो इजिप्ट के गवर्नर है, इजिप्ट के गवर्नर का नाम था अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा, तो उनको भी ऑर्डर दिया कि ही शुड आल्सो प्रिपेयर अ नेवी। तो तकरीबन 500 नेवल जो वेसल्स थे वो हजरत माविया ने तैयार करवाए। और 500 जो जहाज थे वो हजरत अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा ने प्रिपेयर करवाए। और मुसलमानों को प्रॉपर, मुस्लिम सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी गई कि हाउ टू फाइट अ नेवल वॉर। और फिर इस तरह एक बड़ी नेवल कैंपेन लॉन्च की गई। फिर इसके बाद हजरत माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कैपाडोसिया एक इलाका है, ठीक है, वहां पे भी आपने एक नेवल कैंपेन लॉन्च की। और वहां पे जो मुसलमानों के कमांडो थे, अबुल अवार उनका नाम था, इन्होंने ये सारा इलाका भी फतह किया। और फिर एनाटोलिया के
कोस तक मुसलमान पहुंच गए। अच्छा, इसमें हम ये देखते हैं कि जो कॉस्टर्स था, फिर ये सिलसिला शुरू हुआ था 649 में, और फिर आगे बढ़ता गया, मुसलमान इलाके फतह करते गए, और 654 में फिर फाइनल बैटल हुई, जिसको फिनिक्स कहते हैं। तो फिनिक्स की बैटल से पहले कैपाडोसिया का जो इलाका था उसको मुसलमानों ने फतह किया, और अबुल आवर मुस्लिम कमांडर थे, उन्होंने फतह किया। इसके बाद रोमर्स के पास और कोई चारा नहीं था। दे हैड नो अदर वे कि दे वुड कम इन फ्रंट द मुस्लिम्स इन अ फुल फ्लेज नेवल वॉर। तो इस वॉर को बैटल ऑफ फिनिक्स कहते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट बैटल थी कि कॉन्स्टेंस खुद इसमें शामिल होने के लिए आया। अगर इसमें ये देखते हैं कि जो समंदर था इस बैटल के दौरान इतना रफ था कि बजंटीनियंस को और मुस्लिम्स को जंग करने के लिए अपने जो वेसल्स थे उन्हें आपस में बांधना पड़ा, ताकि अपने वेसल्स को बांध के समंदर के अंदर वो जंग कर सकें। तो इसलिए इसको बैटल ऑफ मास्ट कहते हैं। और अरब्स दे वर अल्टीमेटली विक्टोरियस, और रोमन्स के बहुत ज्यादा हैवी लॉसेस हुए। इन सारी डिटेल्स को आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो इसके बाद जो मुस्लिम्स थे उन्होंने सेरियोपोल पे अटैक किया, लेकिन ज्यादा टाइम तक मुसलमान रुके नहीं, और वो फिर वापस आ गए, और इस तरह मुसलमान ये जंग जो है वो जीत गए। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बैटल एंड अदर मिलिट्री कैंपेन्स इन दिस एरिया, ये कुछ और डिटेल्स है, इनको भी आप पढ़िएगा। सो ये तकरीबन ऊपर ये सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं, और बैटल ऑफ फिनिक्स में भी ये बातें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो ईस्ट वेस्ट साउथ हमने डिस्कस कर लिया। नाउ नॉर्थ, नॉर्थ में मुस्लिम एक्सपेंशन की बात करते हैं। नॉर्थ में जो इलाका था दैट वाज सेंट्रल एशिया। आजकल के जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, इनमें समरकंद, ताजिकिस्तान, ताशकंद, तुर्कमेनिस्तान, खुरासान, तुर्किस्तान, तबरिस्तान, और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जहाँ पे आजकल यूक्रेन वगैरह है, ये सारे इलाके। तो इन तमाम इलाकों में मुसलमान जो है वो पहुंच गए। ये तमाम इलाके मुसलमानों ने फतह की हजरत उस्मान के टाइम पे। रिवर ऑक्सस इन्होंने क्रॉस किया, और मंगोलिया तक का इलाका मुसलमानों ने, और बॉर्डर्स ऑफ चाइना तक का इलाका मुसलमानों ने हजरत उस्मान के टाइम पे फतह किया। और अब्दुल्ला इब्न आमिर और वलीद इब्न अकबा, ये मुस्लिम कमांडर्स थे, इनके आप नाम याद रखिएगा कि इन्होंने नॉर्दर्न साइड की एक्सपेंशन की। और नॉर्थ में बहुत बड़ा इलाका, जितने भी ऊपर मैंने नाम मेंशन किए, ये तमाम इलाके मुसलमानों ने फतह कर लिए। तो आई होप कि ये आपको एक्सपेंशन क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा मिलिट्री पॉलिसी की बात कर लेते हैं। एनी क्वेश्चन, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपको? क्लियर है? आगे चलें। तो मिलिट्री पॉलिसी की आप इसको थोड़ा डिटेल से पढ़िएगा। मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वही मिलिट्री पॉलिसी फॉलो की जो कि हजरत अबू बकर, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, और स्टार्टिंग फ्रॉम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो एक्सपेंशन नहीं था, बल्कि थ्रेट को एलिमिनेट करना था। जहां जहां से मुसलमानों को थ्रेट हुआ, वहां वहां पे आपने एक्टिव मिलिट्री वॉरफेयर या नेवल वॉरफेयर लॉन्च किया। अब यहाँ पे देखते हैं कि सिंध से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं था। तो सिंध में, हालांकि सिंध और इंडियन जो स्टेट्स थी दे वर वेरी वीक, मुसलमानों का मुकाबला किसी भी तरह नहीं कर सकती थी, लेकिन मुसलमानों ने इन इलाकों पे अटैक नहीं किया। सिंध पे फिर बाद में बनो उमैया के दौर में 711 में अटैक हुआ। दैट वाज बिकॉज ऑफ देयर अटैक ऑन मुस्लिम शिप्स। जो पीसफुल स्टेट्स थी उन पे कभी भी मुसलमानों ने अटैक नहीं किया। इस तरह चाइना या उसके अंदर जो नेबरिंग स्टेट्स थी, वहां पे भी कभी मुसलमानों ने अटैक नहीं किया, क्योंकि वहां से कोई थ्रेट नहीं था। फिर फर्दर हम इसमें देखते हैं कि बच्चों को, औरतों को, इनको टॉर्चर या प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। और ये सारी चीजें हम जिहाद में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे डिटेल से, कैप्टिव से रिलेटेड चीजें। और ये सारी चीजें हम जिहाद में डिस्कस करेंगे कि ये जो जिहाद की टीचिंग्स थी, ये सारी आपने फॉलो की। दुश्मनों को रिलीजियस ऑटोनॉमी दी। जहां जहां पे दूसरे मजहब के मानने वाले लोग थे, उनको ये अलाउ किया कि वो अपने मजहब के मुताबिक फैसले कर सकते थे, अपनी तालीमात के मुताबिक। और उनकी चर्च, उनकी इबादत गाहें, जहाँ पे टेम्पल्स थे, सिनेगॉग्स थे, उन सबको उन्होंने हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ दिया, प्रोटेक्शन दिया।
और फिर फर्दर हम देखते हैं कि हजरत उस्मान ने सैलरीज इंक्रीज की, सोल्जर्स की सैलरीज आपने बढ़ा दी, आपने मिलिट्री कंट्रोलमेंट्स को इम्प्रूव किया, वेपनरी को इम्प्रूव किया, और आपने जो पॉलिसी रखी दैट वाज इन एनी वे इन द फेवर ऑफ द सोल्जर्स। तो आपके जमाने में जो आपकी आर्मी थी, फोर्सेस थी, सोल्जर्स थे, दे वर वेरी हैप्पी, दे वर वेरी प्रॉस्पेरस, और आप लोग भी खुशहाल थे। फिर आगे बात करेंगे। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट हम देखते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के टाइम पे उस वक्त की आर्मी ने कहा था कि जो इलाके हम फतह करते जा रहे हैं उन इलाकों में हमें जमीनें दी जाए, जायदादें दी जाए, और प्रॉपर्टीज दी जाए, सो वी मे सेटल ओवर देयर और वी मे गेट बेनिफिट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। बट हजरत उमर रजी अल्लाह तआला टर्न दैट डाउन। उन्होंने इनकी बात को नहीं माना और कहा कि बाय एनी मींस वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू प्रॉपर्टीज और स्टेट्स इन टेरिटरीज व्हिच वी आर conquering. So during the time of Hazrat Usman Raziyallahu ta'ala anhu, again, soldiers they requested to Usman ke we want states and properties in conquered territories, but Hazrat Usman Raziyallahu ta'ala anhu turned their request down और कहा कि no, we are paying you salaries, they are enough for you, we are not giving you any further benefit और अब आपको जायदाद ये जमीन नहीं दे सकते. So it shows that Hazrat Usman Raziyallahu ta'ala anhu he had a firm grip on government. So now we are moving toward the opposition to हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, जो की पॉलिसीज को जो अपोज किया गया उसकी बात करते हैं, क्योंकि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अपोजिशन फाइनली खिलाफा दैट हैड अ डाउनफॉल, और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्टीमेटली फिर शहीद कर दिया गया था। तो इस पे हम बात करते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क मी। जी, राहिमा, शाइफा और मरियम, आपको सबको क्लियर है? आगे चलें। यस सर। अपोजिशन टू उस्मान रजी अल्लाह तआला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वैसे हमारा है। और जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट शेयर किया इसके एंड पे आप देखिएगा, जितने पास पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं वो उसमें आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको नजर आएगा कि इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला का जो टाइम पीरियड था दैट वाज ग्लोरियस, मार्वलस। शुरू के जो साल थे, 6-7 साल बहुत ज्यादा ग्लोरियस थे, और बहुत ज्यादा पीसफुल टाइम पीरियड था। मुसलमान बहुत ज्यादा मालदार हो चुके थे, और मुसलमानों की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो भी बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी थी, और पीस था, अमन था, हर लिहाज से खिलाफा दैट वाज ऑन वैसे पिनाकल, या आप इसको क्लाइमेक्स कह सकते हैं। और फतूहात भी बहुत हो चुकी थी, जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज थे वो मुसलमानों ने फतह कर लिए थे। लेकिन जो आखिरी साल है हजरत उस्मान के, 6-7 साल, उनमें फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉन्स्पिरेसीज की वजह से हालात खराब होना शुरू हुए, और अल्टीमेटली लेड टू द सिविल वॉर। हम हजरत उस्मान की पॉलिसीज को थोड़ा सा पढ़ेंगे बाद में, तो दैट इट विल बी क्लियर कि आपने किस तरह स्टेट को चलाया, किस तरह आपके टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी हुई। तो उस पर हम आगे बात करेंगे। अभी थोड़ा सा अपोजिशन पे बात कर लेते हैं और उसकी रीजन पे बात करेंगे। वी सी दैट हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज अ वेरी जेंटल एंड काइंड हार्टेड पर्सन, और इस बात का कुछ लोगों ने, खास तौर पे इस्लाम के जो दुश्मन थे, उन्होंने इसका फायदा उठाया। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो दुश्मन थे, रोमन एम्पायर, जाहिर बात है कि उनके बहुत सारे इलाके मुसलमानों ने फतह किए थे। पर्शियन एम्पायर, ये भी मुसलमानों के दुश्मन थे। ज्यूज भी, दे वर एनिमीज, बट दे हैड रियलाइज के बैटल फील्ड में वो मुसलमानों को कभी शिकस्त नहीं दे सकते। देन दे अटैक्ड ऑन मुस्लिम लीडरशिप। उन्होंने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला को शहीद करवाया। तो हजरत उमर के बाद जब उस्मान खलीफा बने, तो उनकी टाइम तो और बहुत ज्यादा खुशहाली हो गई, मुसलमान और स्ट्रांग हो गए, कॉन्क्वेस्ट और ज्यादा बढ़ गई। तो तब जो दुश्मन थे उनको रियलाइज हुआ कि मुसलमानों की लीडरशिप को एलिमिनेट करने से भी मसला हल नहीं होगा। मुसलमानों के पास बहुत अच्छी लीडरशिप है, बेहतरीन साहबा कराम है, हजरत अली, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, साद इब्ने अबी वक्कास, देवर जीनियस पीपल, मार्वलस पीपल।
and they were prepared and trained by Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो तब उन्होंने ये प्लान किया कि मुसलमानों की लीडरशिप को एलिमिनेट करने से मसला हल नहीं होगा. हमें मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहिए. हमें वॉरफेयर का जो तरीका है इसको चेंज करना चाहिए. एंड दे मूव टुवर्ड्स मीडिया वॉरफेयर, जिसमें झूठी बातें फैला के, मिसट्रस्ट क्रिएट करके, और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ करके सिविल वॉर के हालात पैदा किए जाते हैं. सो दिस वाज प्लान्ड बाय सम ऑफ द पीपल जिनके नाम तारीख में महफूज है. उनमें अब्दुल्ला इब्न सबा नाम का एक शख्स था, हु वाज अ ज्यू, और यमन से इस शख्स का ताल्लुक था. और इसे खास तौर पे जो जूश लीडरशिप थी और पर्शियंस थे, उन्होंने इस शख्स को इस बात की जिम्मेदारी दी, ये टास्क दिया कि ही विल मैनेज टू डिस्ट्रॉय मुसलमानों के दरमियान दुश्मनी, नफरतें, ये सारी चीजें क्रिएट करने का उसको टास्क. इस पर हम आगे बात करेंगे. तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, वो बहुत ज्यादा स्टर्न थे, और कभी भी कोई इशू होता था वो उसको बहुत ज्यादा सख्ती से डील करते. हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो, अगर कोई ऐसा मैटर होता, कोई अगर शख्स माफी मांगता, या जो गवर्नर्स थे उनको उन्होंने लीनियंट तरीके से डील किया, उनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं किया, तो लीनियंसी जो थी हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की, उसकी वजह से जो गवर्नर्स के जो फॉल्ट्स थे उनको आपने कभी कभार ओवरलुक किया. तो उसकी वजह से जो गवर्नर्स थे उनके खिलाफ कंप्लेंट्स करने का लोगों को मौका मिला. ठीक है. और कुछ ऑफिसर्स जो थे आपके आपके लीनियंट एटीट्यूड की वजह से फायदा उठा रहे थे. तो इस वजह से जो है जो कंस्पिरेसी मेकर्स थे, अब्दुल्ला बिन सबा वगैरह, उन्होंने इन चीजों को इस्तेमाल किया और हजरत उस्मान के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा लॉन्च किया. इसमें रियलिटी कितनी थी इस पर हम आगे बात करेंगे. तो जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे उनके खिलाफ अनरेस्ट हुआ कुछ इलाकों में, और करते करते फिर अल्टीमेटली दीज पीपल दे केम टू मदीना एंड दे अटैक्ड ऑन हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु. तो इसमें हम आगे बात करते हैं, इसकी डिटेल्स में बात करते हैं कि इसके रीजंस क्या थे. इसको मैंने जो मेंशन किया है ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा, सारा लिखा हुआ भी. आप इसको डिटेल से पढ़िएगा. मैं इसको ब्रीफली, चूंकि टाइम शॉर्ट है, तो मैंने इसको ब्रीफली मेंशन किया है. तो ये अब्दुल्ला बिन सबा, इसका भी आपको डिटेल से आगे मिलेगा, तो इसको आप जरा पढ़िएगा तो दैट विल बी फर्दर क्लियर. सर रीजंस क्या थे, कॉजेस ऑफ अपोजिशन, ये क्वेश्चन आता है. आप बल्कि हम क्वेश्चंस को आगे डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन में क्या चीजें डिस्कस करनी है. तो कॉजेज ऑफ वॉर या रीजंस ऑफ वॉर, ये भी स्पेसिफिकली क्वेश्चन में हाईलाइट करके पूछते हैं कि बताइए कि क्या कॉजेज थे. तो हजरत उस्मान का जो आखिरी टाइम पीरियड था, आखिरी दौर था आपके खिलाफत का, 5-6 साल, दैट वाज फुल ऑफ मिसचीफ, ट्रबलेट, और उसमें बहुत ज्यादा मिसट्रस्ट लोगों में डेवलप हुआ, कंस्पिरेसीज की गई, और अल्टीमेटली हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया. इसके बहुत सारे रीजंस थे. पहला रीजन ये था कि जो इम्पोर्टेंट कंपेनियंस थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो इस दुनिया से जा चुके थे. हजरत अबू बकर, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने जिन लोगों को एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाया, ऑफिसर्स बनाया, उनमें ज्यादातर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस थे. लेकिन हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के टाइम पे चूंकि ज्यादातर कंपेनियंस की डेथ हो चुकी थी या उनकी एज ज्यादा हो चुकी थी, तो वो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं कर सकते थे. तो आपने जिन लोगों को ऑफिसर्स बनाया, गवर्नर्स बनाया, वो उस तरह ट्रेंड नहीं थे, उतने वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे जिस तरह अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के टाइम पे सहाबा कराम थे, ताबईन थे. डाउटलेसली कि दैट वाज द जनरेशन ऑफ ताबईन जो कि सहाबा के बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लोग थे, लेकिन फिर भी किसी भी तरह से जस्टिस में, अपनी कैपेबिलिटी में, किसी भी तरह से दे वर नॉट इक्वल टू सहाबा कराम. तो ये एक ड्रॉबैक था कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला के पास इस तरह के अच्छे इस लेवल के एडमिनिस्ट्रेटर्स शायद नहीं थे जिस तरह के हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला के पास और हजरत उमर के पास थे. दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो ट्राइब्स थे, अरब ट्राइब्स थे, उनके अंदर जो प्राइड की जो फीलिंग थी, या जो आपको सुपीरियर समझते थे, जो खास तौर पे जाहिलियत के दौर में, एज ऑफ एरोगेंस में, इग्नोरेंस में, ये सारी चीजें इस्लाम ने रिमूव कर दी थी. मोस्ट इम्पोर्टेंटली कुरैश, इन चीजों को रिमूव कर दिया गया था, और मुसलमान अपने आप को, तमाम मुसलमानों को बराबर समझते थे. लेकिन
हजरत उस्मान के टाइम पे चूंकि इनकी जो पॉलिसीज थी इन पर आगे बात करेंगे कि इन्होंने कुरैश को अलाउ कर दिया कि दे में परचेज लैंड इन डिफरेंट टेरिटरीज, और इनको कुछ आपने फैसिलिटेट किया, लोन्स दिए गए पब्लिक ट्रेजरी से इंपॉर्टेंट साहबा कराम को, कुरैश के लोगों को। तो कुरैश के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए, बहुत ज्यादा मालदार हो गए, और बाकी लोगों को लगने लगा कि कुरैश को बहुत ज्यादा फेवर की जा रही है, कि पब्लिक ट्रेजरी से इनको लोन भी दिए जा रहे हैं और इनको बिजनेस करना भी जो कि हजरत उमर, अच्छा हजरत उमर की मैं तुमसे बात करूं, हजरत उमर ने कुछ चीजों को बैन किया हुआ था जिनको हजरत उस्मान ने अलाउ कर दिया। सबसे पहले तो हजरत उमर ने इस बात पे बैन किया था कि जितने इंपॉर्टेंट सहाबा कराम हैं जो मजलिस शूरा का पार्ट है, उनको हजरत उमर ने अलाउ नहीं किया था कि दे वर नॉट अलाउड टू सेटल डाउन इन कनकरेंट टेरिटरी या नॉन अरब टेरिटरी, किसी और इलाके में मक्का मदीना छोड़ के वो सेटल नहीं हो सकते थे। उसकी रीजन ये थी कि दे वर द पार्ट ऑफ मजलिस शूरा, तो उनकी हर वक्त जरूरत पड़ सकती थी। तो आपने कहा कि जो मजलिस शूरा के इंपॉर्टेंट लोग हैं वो हमेशा मदीना में रहेंगे, मक्का में रहेंगे, ट्रैवल कर सकते थे कहीं और आना जाना, बिजनेस कर सकते थे, लेकिन परमानेंटली सेटल नहीं हो सकते थे। लेकिन हजरत उस्मान ने ये अलाउ कर दिया कि दे में सेटल डाउन इन एनी टेरिटरी। फर्दर आपने ये भी अलाउ कर दिया कि वो पब्लिक ट्रेजरी से लोन लेके जमीन खरीद सकते थे, स्टेट्स बना सकते थे, और मुख्तलिफ इलाकों में सेटल हो सकते थे। तो काफी सारे सहाबा कराम कूफा में, बसरा में, सीरिया में, यमन में, मुख्तलिफ इलाकों में जाकर उन्होंने जमीनें खरीद ली, जायदादें खरीद ली, और इन दैट वे कुरैश दे वर गेटिंग वेरी रिच। सो इससे जो नॉन कुरैश थे उनके दिलों में ये आने लग गया कि दीज पीपल आर बीइंग फेवर्ड। तो इस तरह जो प्राइड था जाहिलियत का, खास तौर पे जो साहब कराम की औलादें हुई, आगे जो नई जनरेशन थी जो कि हजरत उस्मान के टाइम पे टीन एजर्स थे या ट्वेंटीज में थे, और उन्होंने प्रोफेसर का टाइम नहीं देखा था, तो नाउ दे वर अगेन गेटिंग द फीलिंग ऑफ प्राइड कि वी आर फ्रॉम द कुरैश। तो कुरैश से होना, इस बात को प्राइड समझा जाने लगा अगेन। और कुरैश में भी खास तौर पे बनु उमैया, बनु हाशिम, यहाँ के इन कबीलों के जो यूथ थी, नई जनरेशन थी, टीनेजर्स थे, दे वर शोइंग कि दे आर ऑफ सुपीरियर क्लास। तो ये जो फीलिंग ऑफ प्राइड थी, इसकी वजह से भी दूरियां पैदा होना शुरू हो गई, और कुरैश नाउ दे वर बिहेविंग लाइक द रॉयल क्लास। तो दैट वाज सेकंड कॉज कि कुरैश ने अपने आप को रॉयल क्लास, उनकी यूथ ने अपने आप को रॉयल क्लास समझना शुरू कर दिया था। सो बिलोंगिंग टू द कुरैश स्टार्टेड टू बी रिगार्डेड एज अ मींस ऑफ प्रिविलेज एंड बाकी मुसलमानों को। और फिर कुरैश और रेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स दे हैड अ डिवीजन। कुरैश सुपीरियर समझने लगने आप अपने आप को, बाकी मुसलमान से दूर होने लगे। फर्दर कुरैश के अंदर भी हाशिमाइट्स जो प्रॉसन की फैमिली थी, और बनु उमैया, बनु हाशिम प्रॉसन का खानदान था, और बनु उमैया ये दूसरा खानदान था, मोस्ट इम्पोर्टेंटली अबू सुफियान का खानदान था। तो इन दोनों के दरमियान भी जो राइवलरीज खत्म हो चुकी थी पास्ट में, इस्लाम ने जिनको खत्म किया था, वो सारी राइवलरीज दोबारा इमर्ज होना शुरू हुई। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ऐसा हुआ क्या, क्यों। इसकी जो वजह थी, दैट वाज अ कॉन्स्पिरेसी मेड बाय अब्दुल्ला बिन सबा। इसको आप इब्न सबा भी कह सकते हैं, जिसको हमने ऊपर मेंशन किया कि एक ज्यू था जो इसी मकसद के लिए आया था। अब्दुल्ला बिन सबा ने सबसे पहले मक्का का, मदीना का विजिट किया, और एक मुसलमान बन के आया। ये था ज्यू, लेकिन मुसलमान का इसने भेष बदला, बहुत ही पायस मुसलमान बन के आया। आम लोगों को लगता था कि बहुत ही नेक आदमी है, तहज्जुद पढ़ने वाला, रोजे रखने वाला। तो इसका ये एजेंडा था कि इसने मुसलमानों को डिवाइड करना है। तो पहले इसने आके मक्का में देखा, मदीना में देखा, तो उसको ये बात समझ आई कि मुसलमानों को बनु उमैया और बनु हाशिम में डिवाइड किया जा सकता है। तो उसने फिर ये बातें फैलाना शुरू कर दी कि बनु हाशिम शुड बी इन खिलाफत, और बनु हाशिम को लीड करना चाहिए। बनु उमैया अपने लोगों को फेवर कर रहे हैं, हजरत उस्मान अपने लोगों को फेवर कर रहे हैं, और बनु उमैया उस तरह खिलाफत को नहीं चला रहे जिस तरह प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलाया। अब देखिए इस्लाम की इंपॉर्टेंट खसूसियत है, क्वालिटी है, कि इस्लाम ने कभी भी किसी फैमिली को या किसी खानदान को प्रेफर नहीं किया। अब देखिए ना, पहले खलीफा अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु बनु तैम से थे, कुरैश की ब्रांच थी, और हजरत उमर बनु अदी से थे, ये भी कुरैश की ब्रांच थी। दोनों बनु हाशिम से नहीं थे, ठीक है? और तीसरे खलीफा बनु उमैया से थे।
तो इस चीज को उसने कैश करवाने की कोशिश की कि इस बुनियाद पे हम मुसलमानों को आपस में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन उसने ये भी देखा कि मक्का मदीना में मुसलमानों को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। सो देन ही वेंट टू कूफा, बसरा, फिर वहां से इजिप्ट जाके उसने प्रोपेगेंडा किया। तो इसके प्रोपेगेंडे पे हम आगे बात करेंगे। अभी हम कॉजेज को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे इस पे बात करेंगे, तो दैट विल बी फर्दर क्लियर। तो यहाँ तक आपको कॉजेज क्लियर हो गए कि क्या क्या कॉजेज थे, क्यों मुसलमान डिवाइड होना शुरू हुए, क्यों हजरत उस्मान की खिलाफत पे ग्रिप वीक होना शुरू हुई, और अल्टीमेटली फिर प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर है? शुड आई कंटिन्यू, आगे चलें? अच्छा, अनदर रीजन वाज दैट कि मुस्लिम जो खिलाफत थी, जो कि बहुत ज्यादा ब्रॉड हो चुकी थी, खिलाफत की जो बाउंड्रीज थी वो मोरक्को से लेके नॉर्थ अफ्रीका और सेंट्रल एशिया और बॉर्डर ऑफ इंडिया चाइना तक पहुंच चुकी थी। सो ये बहुत बड़ी खिलाफत थी, जहाँ पे मुख्तलिफ रिलीजन्स के मानने वाले लोग इस खिलाफत में शामिल थे, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के बाद बोलने वाले थे, मुख्तलिफ रेसेस से ताल्लुक रखने वाले लोग थे, और ऑल ऑफ देम दे वर लिविंग अंडर द डोमिनेशन ऑफ मुस्लिम्स। तो इतनी बड़ी खिलाफत को कंट्रोल करना, दैट वाज एन इशू इन इटसेल्फ। और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की एज काफी ज्यादा हो चुकी थी, ही वाज इन लेट 70s। तो ये भी रीजन था कि इतनी बड़ी खिलाफत को कंट्रोल करना और इतनी सारी एथनिसिटीज को, कलर्स, रेसेस को बरकरार रखना, इनके अंदर यूनिटी कायम रखना, जस्टिस बरकरार रखना, ये मुश्किल होता जा रहा था। फर्दर हम ये भी देखते हैं कि कुछ ऐसी नेशंस थे, जैसे ईरानियंस थे, उनकी उनका उनकी जो एम्पायर थी, उनका रिलीजन था, ये सब डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो उनका जो प्राइड था, दैट वाज हर्ट। और उनके अंदर जो फीलिंग थी रिवेंज की, वो उनको इस बात का के लिए अर्ज कर रही थी कि दे शुड डू समथिंग अगेंस्ट द मुस्लिम्स, या मुसलमानों को डिवाइड करें, मुसलमानों को डिस्ट्रॉय करें। तो उन्होंने फिर खासतौर पे पर्शियंस ने कंस्पिरेसीज करना शुरू की, और उन्हीं की कंस्पिरेसीज की वजह से आहिस्ता आहिस्ता फिर खिलाफत वीक हुई। तो ये जो कंस्पिरेसीज थी, इनका भी बहुत बड़ा रोल था। जूस का की कंस्पिरेसीज की वजह से, जूश कंस्पिरेसीज की वजह से, और ईरानियन कंस्पिरेसीज की वजह से भी हालात खराब हुए। फर्दर हम ये देखते हैं कि अरब्स और नॉन अरब्स के दरमियान भी राइवलरीज इमर्ज होना शुरू हो गई। और अरब्स जो थे, पहले होते थे कि कुरैश और नॉन कुरैश, ये दोनों अरब थे, इनके दरमियान राइवलरीज, फिर अरब्स और नॉन अरब्स के दरमियान भी राइवलरीज इमर्ज होना शुरू हो गई। और उनकी जो न्यू जनरेशन थी, वो अपने आप को सुपीरियर समझने लगी कि दे आर स्पीकिंग द लैंग्वेज ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या वो अरब है और प्रॉफिट भी अरब थे। तो नई जनरेशन ने ऐसा एटीट्यूड शो करना शुरू कर दिया, which was not acceptable for the other nations। तो ये भी एक कॉज था, rivalry between Arabs and non-Arabs। फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह की लीनियंसी भी कॉज था, कि आप जेंटल थे, लीनियंट थे। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं था कि आप कानून को फॉलो नहीं करते थे। जहां पे लॉ की बात होती थी, तो आप किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। लेकिन पॉलिसीज के मामले में आपने लीनियंसी शो करते हुए अपने गवर्नर्स को ऑटोनॉमी दी, उनके जो इंटरनल अफेयर्स थे उनको खुद डिसाइड करने का उनको इख्तियार दिया, उनको ये इजाजत दी कि दे यूज देयर इनकम, जो उनकी रेवेन्यू था सूबे का, वो खुद उसको यूज कर सकते थे। तो उनको ज्यादा अकाउंटेबल नहीं बनाया उन्होंने, ज्यादा चेक एंड बैलेंस नहीं रखा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि कोई कंप्लेन आती थी तो उस पर एक्शन नहीं लेते थे। किसी भी गवर्नर के खिलाफ कंप्लेन आती थी तो उसको उस पर एक्शन लिया जाता था, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती थी। मिसाल के तौर पे वलीद बिन अकबा एक गवर्नर थे, जिन्होंने बहुत ज्यादा कॉन्क्वेस्ट भी की थी, एक प्रोमिनेंट मुस्लिम कमांडर थे। उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी मेकर्स ने कंप्लेन लॉन्च की कि ही यूज्ड टू ड्रिंक वाइन। अब ये कंप्लेन जो थी, दैट वाज जस्ट क्रिएटेड बाय सम ऑफ द एनिमीज, लेकिन इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की गई, और इन्हीं कॉन्स्पिरेसी मेकर्स ने फॉल्स विटनेसेस भी पेश की, और कोर्ट में ये प्रूव कर दिया कि ही वाज ड्रंक ड्यूरिंग द प्रेयर। तो फिर हजरत उस्मान को कोड़े लगवाए, सजा दी। उस पर हम आगे बात करेंगे। तो इससे पता ही चलता है कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु लॉ एंड ऑर्डर के मामले में
लीनियंसी शो नहीं करते थे। लेकिन जहाँ पे पॉलिसी की बात है, जिस तरह साहबा इकराम को उन्होंने अलाउ कर दिया कि वो दूसरी टेरिटरीज में जाके आबाद हो सकते हैं, या बिजनेस के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने कि कुरैश को बिजनेस करना अलाउ नहीं थे खास हद से ज्यादा, वो उन्होंने वो रिस्ट्रिक्शन भी हटा दी। तो इस तरह जो रिस्ट्रिक्शंस थी हजरत उमर ने साहबा इकराम पे या कुरैश पे लगाई हुई थी, वो उन्होंने हटा दी। इट शोज हिज लीनियंसी। और फर्दर फिर अब्दुल्ला बिन सबा गिरफ्तार होके आपके सामने पेश किया गया, तो उसने आपसे अपोलोजाइज किया कि मैं आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, अब्दुल्ला बिन सबा की जब बात करेंगे। तो आपने उसको माफ कर दिया 2 दफा। तो ऑल दैट शोज कि ही हैड लीनियंट एटीट्यूड, उसका भी लोगों ने फायदा उठाया। अच्छा, एक और बात ये थी कि हजरत उस्मान बहुत ज्यादा पैसे वाले थे, बहुत मालदार थे। अरब के मशहूर तरीन मालदार तरीन लोगों में से थे, इस्लाम से पहले भी इस्लाम के बाद भी। और वो अपने रिलेटिव्स पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते थे, बहुत ही जेनरस थे, आम लोगों पे बहुत पैसा खर्च करते थे। आपने देखा कि प्रॉफेसर की जिंदगी में भी उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया, बैटल ऑफ तबूक में बहुत ज्यादा उन्होंने पैसा खर्च किया। बहुत सारे ऊंट, सैकड़ों ऊंट उन्होंने सामान के साथ दिए। और एक कुआं था, वो उन्होंने आज 20,000 दिनार में, दिरहम में खरीद के वक्फ किया, बेर मऊना। तो कभी भी उन्होंने पैसा खर्च करने में हिचकिचाहट या हेजिटेशन शो नहीं की। खलीफा बनने के बाद भी उन्होंने अपना ये एटीट्यूड जारी रखा, लोगों पे पैसे खर्च करते रहे अपनी दौलत से। जो भी आता उसको पैसे देते थे अपने पास से, अपने पर्सनल पॉकेट से। लेकिन जो कंस्पिरेसी मेकर्स थे, उन्होंने इसको गलत अंदाज से पेश करने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि देखिए, पब्लिक ट्रेजरी का मिस यूज कर रहे हैं हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु। हालांकि उन्होंने पब्लिक ट्रेजरी से किसी को पैसे इस तरह नहीं दिए, अपनी पर्सनल पॉकेट से देते थे। और अपनी पर्सनल जो उनकी पैसे थे उसको भी उन्होंने पब्लिक ट्रेजरी के लिए वक्फ किया हुआ था, मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया था। तो इस चीज को कॉन्स्पिरेसी मेकर्स ने, अब्दुल्ला बिन सबा के लोगों ने झूठा प्रोपेगेंडा किया कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु पब्लिक ट्रेजरी का मिस यूज कर रहे हैं। तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। तो इसको भी हजरत उस्मान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया कि पब्लिक ट्रेजरी को हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु मिस यूज कर रहे हैं, बट दैट वाज नॉट रियलिटी। फर्दर हम ये देखते हैं कि हजरत उस्मान ने तो लीनियंसी शो की, लेकिन हजरत अबू बकर और उमर, उनके टाइम पे जो गवर्नर्स थे या वो खुद भी थे, उनका अथॉरिटेरियन अथॉरिटेरियन स्टाइल था कि कोई भी बगावत होती या कोई भी अगर कोई इशू होता तो उसको अथॉरिटेरियन तरीके से कंट्रोल करते, अपनी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते और स्ट्रिक्ट एक्शन लेते। लेकिन हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला ने इस तरह स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया और लीनियंसी शो की। तो इसकी वजह से भी कॉन्स्पिरेसी मेकर्स को मौका मिला कि वो हजरत उस्मान के खिलाफ लोगों को झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए से इन्फ्लुएंस कर सके। अच्छा, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला ने कुछ प्रोविंसेस में, जैसा कूफा, बसरा, इजिप्ट, सीरिया वगैरह, जो करीबी प्रोविंसेस थे अरेबिया के, उसमें अपने ट्रस्टेड रिलेटिव्स को अपॉइंट किया। तो उनका ये ख्याल था कि इन इलाकों के जो हालात हैं, उन हालात की वजह से यहाँ पे ऐसे लोगों को अपॉइंट करना जरूरी है जिनको फ्री हैंड दिया जाए, जिनको जिन पे वो ट्रस्ट कर सकते हो, और जिनको वो अलाउ करें कि वो अपनी मर्जी से यहाँ के हालात को चलाएं। क्योंकि सारी बात है, यहाँ पे बैटल्स हो रही थी, और ये जो लोग थे उनके रिलेटिव भी थे, और दूसरा ये चारों डायमेंशन में कॉन्क्वेस्ट भी कर रहे थे। तो सारी बात है, इनको अपनी अपनी डिसीजन मेकिंग में इनको आजाद होना जरूरी था। और हजरत उस्मान पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे, इनको फ्रीली डिसीजन मेकिंग की इजाजत थी, इनको फ्रीली पैसा यूज करने की इजाजत थी, जो वॉर्स हो रही थी। तो इस चीज को भी जो एनिमीज थे उन्होंने मिसकोट किया, प्रोपेगेंडा किया कि हजरत उस्मान ने अपने गवर्नर्स को बहुत ज्यादा फ्री हैंड दिया हुआ है, और ये गवर्नर्स जो है वो अपनी मर्जी से पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी मर्जी से पब्लिक ट्रेजरी को यूज कर रहे हैं। तो इस प्रोपेगेंडे की वजह से भी हजरत उस्मान के खिलाफ लोगों को भड़काया गया। तो नेपोटिज्म के आप पे चार्जेस लगाए गए। हालांकि हम ये देखते हैं कि जितने भी गवर्नर्स थे, वलीद बिन अकबा थे, अब्दुल्ला बिन साद बिन बिसरा थे, अब्दुल्ला बिन आमिर थे, या और जो गवर्नर्स के अपने नाम पड़े ऊपर, हजरत माविया थे, ये बहुत ही एफिशिएंट गवर्नर थे। और इन्हीं गवर्नर्स की लीडरशिप में इतने सारे इलाके ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में फतह हुए थे।
तो ये रीजन भी था कि झूठा प्रोपेगेंडा किया गया नेपोटिज्म का। फर्दर एक और रीजन ये था कि मुसलमान जब नए इलाकों में गए, इजिप्ट में, सीरिया में, तो मुसलमानों को चूंकि इजाजत है कि दे में मैरी विद अहले किताब, ज्यूज में, क्रिश्चियंस में मुसलमानों को शादी करने की इजाजत है। तो मुस्लिम सोल्जर्स ने इन इलाकों में जब वो गए, आबाद हुए, तो वहाँ की क्रिश्चियंस और ज्यूज ने शादियां कर ली। तो नाउ द न्यू जनरेशन, दे वर नॉट सो स्ट्रिक्ट मुस्लिम्स या प्योर मुस्लिम उस तरह नहीं बन पाए थे, क्योंकि इनमें से कुछ की मदर्स क्रिश्चियंस थी, कुछ की मदर्स ज्यूइश थी। तो ज्यूइश और क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस भी इस तरह का हमें नजर आता है कि जो जिन मुस्लिम्स की क्रिश्चियंस में और ज्यूज में शादियां हुई थी, उनकी जो औलाद थी वो एथिकली या इन टर्म्स ऑफ एथिक्स या रिलीजन इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे जिस तरह के पहले वाली जनरेशन के लोग थे। तो इससे भी जो एनवायरनमेंट था, मिस्चीफ मेकर्स को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला, और और उन्होंने प्रोपेगेंडा करके फिर हजरत उस्मान के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश की। फिर अब्दुल्ला बिन सबा की कॉन्स्पिरेसी, इस पे हम बात करेंगे आगे कि एक ज्यू था, इसने किस तरह कॉन्स्पिरेसी करके, इस पे हम आगे बात करेंगे। तो इसने फर्स्ट चार्जेस के जरिए से हजरत उस्मान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, और ये प्रोपेगेंडा किस तरह हुआ इस पे हम आगे बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं अभी यहाँ डिस्कस करता हूँ। देखिए, अब्दुल्ला बिन सबा ने, चूंकि जो मुस्लिम गवर्नर्स थे ये मिलिट्री कैंपेन्स में से मिलिट्री कैंपेन्स में मसरूफ थे, तो अब्दुल्ला बिन सबा ने जो है वो प्रोपेगेंडा करके, फॉल्स लेटर्स लिख के, फेक लेटर्स लिख के लोगों को भड़काया और लोगों को इन गवर्नर्स के खिलाफ करने की कोशिश की। तो इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो फेक लेटर्स थे और इन फेक लेटर्स में जो चार्जेस थे, उन चार्जेस की वजह से बहुत सारे जो लोग थे आम पब्लिक के, वो हजरत उस्मान के खिलाफ होना शुरू हो गए। और फिर इस तरह एक बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा मूवमेंट लॉन्च की गई, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता हजरत उस्मान की जो ग्रिप थी, आपका जो इन्फ्लुएंस था गवर्नमेंट पे, वो कम होना शुरू हुआ। ये पूरी कंस्पिरेसी, पूरी कंपेन किस तरह चली, वी विल डिस्कस इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास। यहाँ तक आपको क्लियर है? जी मरियम, आपको क्लियर है? आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज।